नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं ये सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल इस पेपर में से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही देखने को मिलने वाले हैं। आप देखिए पूरा जिस तरह से इस बार आपके बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था और उसमें जो पैटर्न बताया गया था उसी पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न पत्र रहेगा और बिल्कुल इसमें से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखे जाएंगे। जब आपकी मुख्य परीक्षा होगी बोर्ड की तब आप देख लेना और तब कमेंट करके भी बताना कि आपके कितने प्रश्न आए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रश्न पत्र में से आपके एग्ज़ाम में सीधे ही प्रश्न आएंगे। तो विद्यार्थियों, इसे अंत तक देखें और हाँ, आपको पेपर डाउनलोड करना है तो भी मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके खंड के अंतर्गत आने वाला है, जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न रहेंगे और इसके अंतर्गत 1 से लेकर कुल 18 प्रश्न रहेंगे, यानी अवसर के इस बार आपके 18 प्रश्न आने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ आपके अवसर के जो प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं या फिर बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, उसके ऊपर निर्भर इस बार आपके एग्ज़ाम रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? तो विद्यार्थियों, जर्मेनिया है वो किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? तो जर्मन, यानी ऑप्शन ब इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? आपको बताना है कौन से राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर द उत्तराखंड। एक पहाड़ी राज्य है, वहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार का मतलब है पहाड़ों पर जो खेती की जाती है वो उत्तराखंड में। बाकी पंजाब, हरियाणा ये सब मैदानी राज्य है, तो यहाँ पर कोई ऐसी खेती नहीं होती है। अगला है कि भारत में विश्व की समस्त जैव प्रजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब 8%। कितनी? 8%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? यानी इनमें से कौन सा उद्योग है जहाँ पर कंप्यूटर और दूरभाष यानी मोबाइल फ़ोन वगैरह ऐसे जो काम किए जाते हैं, यानी ऐसे बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन स रहेगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, ये सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा सबसे सस्ता जल परिवहन होता है, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो सबसे सस्ता कौन सा होता है? जल परिवहन। और सबसे महंगा कौन सा होता है? वायु परिवहन। ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ब होहान गुटेरवर्ग। ऑप्शन ब इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपके जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन और रहेगा कपास को। 8वां क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अगले प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले आपसे विनती रहेगी, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। 9वां प्रश्न है, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब जेम्स ऑगस्टन हिस्की ने। अगला क्वेश्चन है 10वां, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ? आपको बताना है श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द 2009 में। आप आपस में सिंहली समुदाय और जो दूसरे समुदाय हैं वे आपस में, और कई सारे समुदाय थे यहाँ पर जो कि आपस में गृह युद्ध में शामिल हुए थे। तो इस तरह से ये गृह युद्ध श्रीलंका में चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में रखा गया है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। संघ सूची में कौन सा
रखा गया है, तो इसमें ऑप्शन अ रहेगा प्रतिरक्षा का। 12वां क्वेश्चन है, धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है? यह आपको बताना है, यह कथन किसका है। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब महात्मा गांधी का। 13वां प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण एवं इन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यानी कोई भी राजनीतिक दल जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, ऐसे कई सारे हैं, तो उनको मान्यता कौन देती है वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर क्या होगा? आप भी कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग देता है। कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। भाई वो पार्टी है तो वो वोट लड़ने के लिए आएगी, तो उसको भारतीय निर्वाचन आयोग ही मान्यता देता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में वैध सरकार का गठन होता है? वैध सरकार का गठन किस प्रणाली में होता है? तो ऑप्शन अ रहेगा लोकतंत्र में। अगला है, देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है, किसे समझी जाती है? यह आपको बताना है। 15वां क्वेश्चन आ चुके हैं अपन, तो इसमें ऑप्शन अ रहेगा आय को। 16वें की ओर बढ़े उससे पहले एक बार पुनः निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली संस्था कौन सी है वो आपको बताना है। कौन से? औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख कौन सी करती? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, राज्य सरकार या संसद? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ भारतीय रिजर्व बैंक। फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके 17वां, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब 24 दिसंबर को। और अंतिम अवसर का प्रश्न है, विभिन्न देशों के मध्य तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभिन्न देशों के मध्य तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो वे वैश्वीकरण कहलाती हैं। यानी सभी देश एक होते हैं तो वो क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। अब आ रहे हैं अपन दूसरे प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आपको कक्षा 10वीं के सभी विषय के पेपर डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है उदय स्टडी डॉट यानी छोटा सा बिंदी और IN यानी इन, उदय स्टडी .in। गूगल में जाके आप सर्च करोगे तो वहाँ पर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। उसमें आपको जाना है, 3 लाइनें ऐसे दे रखी होगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर खूब सारे विवरण खुलेंगे, उस पर पेपर नाम आएगा, पेपर के ऊपर क्लिक करोगे, फिर कक्षा 10 का चॉइस करते हुए आप अपने हिसाब से पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल PDF पूरी की पूरी डाउनलोड करने को आपको मिलने वाली है। लेकिन विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर उसके बाद में आप आराम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप आराम से बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य लक्ष्य यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना था। तो इसमें आपको लिखना है निरंकुश शासकों। अगला है, भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। सबसे बड़ा कौन सा है? चीन है। और दूसरा नंबर किसका आता है चावल में? इंडिया का आता है। इसमें आप चावल लिखोगे, चावल उत्पादक। तीसरा है, इसमें देखिए, यात्रियों और वस्तुओं का एक दूसरे से दूसरे स्थान पर आवागमन परिवहन कहलाता है। वो क्या कहलाता? परिवहन कहलाता है। चौथा रिक्त स्थान है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। और अगला है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास से भी विश्व स्तर पर खाली जगह में वृद्धि हुई है। तो इसमें रहेगा व्यापार में वृद्धि हुई है। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल इस बार आपके छोटे छोटे अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं, वो कुल 12 आने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? आपको बताना, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। किसको? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई?
मुद्रण की सबसे पहली जो तकनीक है वो किस देश में विकसित हुई थी? तो विद्यार्थियों वो हुई थी आपके जो अपना पड़ोसी देश है चीन और जापान और कोरिया में। चीन, जापान और कोरिया इसमें आपको लिखना है। अगला प्रश्न है गुलामगिरी के रचयिता कौन थे? गुलामगिरी जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे ज्योतिबा फूले। कौन थे विद्यार्थियों? ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है मानस बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न। मानस बाग ये अपने हैं असम राज्य में। किस में है? असम में। अगला है किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ किसे कहा जाता है? किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ है वो किसे कहा जाता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? विनिर्माण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विनिर्माण को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में 3 रेल गेज कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। भारत में 3 रेल गेज कौन कौन से? एक लिखना है ब्रॉड गेज यानी ब्रॉड गेज, दूसरा लिखोगे मीटर गेज और तीसरा लिखोगे नैरो गेज। दोबारा से बता रहा हूँ, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ये 3 हैं। अगला क्वेश्चन किस देश में 2 समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास से गृह युद्ध का रूप ले लिया था? अभी अवसर में भी अपन ने देखा था, वो देश है विद्यार्थियों श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। और इसमें गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? अभी हाल ही में अपन ने अवसर वाला प्रश्न भी देखा था 2009 में। ये डेट भी आप याद रखना। अगला है सामाजिक असमानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है? अगला देखिए, सामाजिक असमानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है? विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? लैंगिक असमानता। कौन सी? लैंगिक असमानता। अगला है कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद भी पूरे विश्व में स्वीकार्य है? तो ऐसी कौन सी है विद्यार्थियों, वो आपको बताना है। तो इसमें रहेगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। अगला है भारतीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? एकदम से इजी प्रश्न। भारतीय मुद्रा है वो किस नाम से जानी जाती है? भारतीय रुपया। भारतीय रुपया, ठीक है, ये अपने मुद्रा है, इसका नाम है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों वैश्वीकरण किसे कहते हैं? विभिन्न देशों के मध्य या परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। दोबारा से मैं बता देता हूँ, विभिन्न देशों के मध्य या मध्य परस्पर जो संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे वैश्वीकरण कहते हैं। और छोटे प्रश्नों में अंतिम प्रश्न रहेगा उपभोक्ता के किन्हीं 2 अधिकारों के नाम लिखिए। तो इसमें आप लिखोगे सुरक्षा का अधिकार, दूसरा लिखोगे सूचना पाने का अधिकार। सुरक्षा और सूचना पाने का अधिकार। अब आपके आ रहा है खंड ब, इसके अंतर्गत 2 और 3 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं जिसकी उत्तर सीमा आपके रहेगी 50 शब्दों की। इसमें चौथा प्रश्न देखिए, नेपोलियन संहिता क्या थी? तो नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में एक नागरिक संहिता का निर्माण किया था जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इस संहिता में जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे तथा कानून के समक्ष समानता व संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था। तो इस तरह से ये नेपोलियन की संहिता है। अगला है रीडर पेस्ट बीमारी का अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो रीडर पेस्ट के कारण लगभग 90% मवेशियों की मौत हो गई थी, यानी जानवरों की मौत हो गई थी। अफ्रीका के निवासियों की आजीविका का मुख्य साधन समाप्त हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण अफ्रीका धीरे धीरे यूरोपीय उपनिवेशकारों का गुलाम बन गया था, क्योंकि उनके पशु हैं वो 90% मर गए थे। मतलब 100 पशु हैं तो उनमें से 90 पशु हैं वो एकदम से गांव में समाप्त हो गए। इस तरह से बहुत खतरनाक ये बीमारी हुई थी, पशुओं की बीमारी थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? छठा प्रश्न है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? तो इसमें अधिकांश संसाधनों की आपूर्ति सीमित होती है, साथ ही अधिकांश संसाधनों का वितरण संपूर्ण जो देश में समान नहीं है, अतः समुचित वितरण हेतु नियोजन बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है रबड़ की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रबड़ की खेती के लिए पहला मैं बता देता हूँ, इसमें जो मेन रहेगा रबड़ की खेती मध्य यूरोपीय उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। इस कृषि के लिए नम तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है
और इनकी कृषि के लिए 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है सतह की साझेदारी क्या है? आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था विद्यार्थियों, ये आपको याद कर लेना है। सतह की साझेदारी एक नीति है जिसके अंतर्गत देश के शासन में समाज के सभी प्रमुख समूहों को सतह का एक स्थायी भाग प्रदान किया जाता है। जातीय एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण विभाजित समाज में झगड़े सुलझाने का यह एक सार्थवान हथियार है। श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था, सत्ता की साझेदारी नहीं हुई थी, तभी तो ये गृह युद्ध हुआ था, वो भी आपको पता होगा। अपन ने बेल्जियम ब्रुसेल्स वाले भी कुछ उदाहरण देखे थे अपने जो राजनीति विज्ञान की बुक है उसमें, तो बिल्कुल ये आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा सत्ता की साझेदारी। चलिए अगला प्रश्न है धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे, वो आपको बताना है। 10वां प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के महत्व के कोई 4 सूत्र आपको लिखने हैं। द्वितीय क्षेत्र के 4 सूत्र आपको लिखने हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि द्वितीय क्षेत्र है प्राथमिक और तृतीयक के विकास को बढ़ावा देता है, यह लोगों को रोजगार प्रदान करता है, रोजगार में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 25% है और भारत के जीडीपी में भी द्वितीय क्षेत्र लगभग 2% योगदान देता है। इस तरह से इसमें आप लिख सकते हैं। 11वां प्रश्न है जीडीपी, जैसे मैंने बोला जीडीपी के ऊपर ही प्रश्न आ गया। सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को ही क्यों सम्मिलित किया जाता है, ये आपको बताना है। अब प्रश्न ज़्यादा है विद्यार्थियों, तो मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा। इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कीजिए। सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती हैं? 13वां प्रश्न है विकास में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट आपको करना है। अब आगे जो खंड आ रहा है वो आ रहा है खंड श, इसमें रहेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लगभग 4 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो 14वां प्रश्न है विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में कुलीन एवं पूंजीपति वर्ग द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुओं को पसंद किया जाता था, स्पष्ट करना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, इसी में अथवा में प्रश्न रहेगा आपके लिए। 20वीं सदी के प्रथम दशक तक भारत में औद्योगिकरण की व्यवस्था में आए परिवर्तनों का वर्णन करना है। 15वां प्रश्न है कि तीव्र शहरीकरण से जल दुर्बलता को बढ़ाया है, व्याख्या करनी है। अथवा में रहेगा इनके स्पष्ट करने हैं, जैसे जल प्रबंधन और जलीय चक्र। 16वां प्रश्न है 1992 में संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताना। अथवा में ऑप्शन रहेगा गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। 17वां प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका बतानी है। अथवा में ऑप्शन रहेगा भारत में ऋण व्यवस्था की क्या समस्याएं हैं, ये आपको लिखना है। फिर अगला जो खंड आएगा वो आपका आएगा खंड द, और इसके अंतर्गत 6 से 8 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें देखिए 18वां प्रश्न रोलेक्ट एक्ट क्या था? गांधी जी द्वारा एक्ट का विरोध एवं ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति का वर्णन करना है। अथवा ऑप्शन रहेगा सत्याग्रह ऐसे अहिंसा गांधी जी के विचार को स्पष्ट करना है। 19वां प्रश्न है राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है? भारत में राजनीतिक दलों के सुधार हेतु 4 सुझाव देने हैं। रट के जाना विद्यार्थियों इस प्रश्न को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सत्याग्रह वाला और ये दोनों ही राजनीतिक वाला, ठीक है ना, राजनीतिक दलों वाला। अगला है राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या है, विवेचना करनी है। और अंतिम प्रश्न आपका रहेगा मानचित्र में इन स्थानों को आपको दर्शाना है। तो इस तरह से आपके कुल 20 प्रश्न आएंगे और बिल्कुल पूरा पेपर मैंने आपको बताया है विद्यार्थियों। इस प्रश्न पत्र में से आपके 60 से 70% सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ में इस पेपर को तैयार किया गया है और बिल्कुल जिस तरह से इस बार आपका सिलेबस है उसी तरह से मैंने तैयार किया है। तो इस प्रश्न पत्र में से आपके एग्ज़ाम में सीधे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और हाँ, अभी तक आपने उदय स्टडी हमारी वेबसाइट है उसको विजिट नहीं किया है तो विद्यार्थियों कर लीजिए। आपको गूगल में जाना है UDAY study STUDY.in आपको लिखना है और फिर वहाँ पर हमारी वेबसाइट मिलेगी। कक्षा 10 के ऊपर आपको सेलेक्ट करके आराम से पेपरों को पढ़ना है। पहले पूरी पोस्ट को पढ़िए, फिर नीचे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल आपको अच्छे से बेस्ट क्वालिटी वाले पेपर वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो समय पे आप इसके बाद में भी आप वेबसाइट पे जाते रहिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर में। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अगला पेपर कौन से सब्जेक्ट का मैं डालूँ, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।